हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं, अपनी नई शुरुआत है उसकी। आज क्लास 3 है, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना। तो आज अपन देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों अपन संविधान की प्रस्तावना को ऐसे नहीं देखेंगे कि ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो जो शब्द है उनका प्रयोग हो रखा है उनके बारे में पूछ सकते हैं कि इस शब्द का सही अर्थ क्या है। जैसे बंधुत्व है, इसका सही अर्थ क्या है। समता है, कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। और जो 3 शब्द जोड़े गए हैं संविधान में वो कब जोड़े गए थे। तो इस प्रकार से संविधान के प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन संविधान की प्रस्तावना उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उनमें जो शब्द दे रखे हैं उसमें अपन उसको ही आइडेंटिफाई करते चलेंगे एक एक शब्द को। तो सबसे पहले तो अपन संविधान की प्रस्तावना देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं मन में या जोर से। 1-2 बार पढ़ेंगे तब थोड़ा थोड़ा तो याद रह जाएगा कि हाँ ये शब्द तो आया था आगे, ये शब्द तो आया था, उस हिसाब से। तो ये देखते हैं अपन संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को कौन सी अब देखना है, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यहाँ पे पूरी हो जाती है लाइन। उसके बाद में आता है कि न्याय, धर्म, विश्वास, व्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सी हो गई? धर्म की, न्याय की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की और उपासना की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा हो गई। अब ये लाइन यहाँ पे पूरी हो गई। 5 पे धर्म, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में क्या दे रखा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता कौन सी हो गई? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो स्वतंत्रता के बाद में क्या आ जाएगा? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की समानता बताई गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या फिर समता प्राप्त करने के लिए तथा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति या भारत के व्यक्ति को एक गौरव से, भारत की व्यक्ति को जीवन गौरव से जीने के लिए और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। तो भारत के व्यक्ति की गौरवपूर्ण गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व संपन्न यानी बंधुत्व से दृढ़ संकल्प होकर आज हम संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं? अध्यारोपित करते हैं, अधिसंकल्पित करते हैं। तो ये है संविधान की प्रस्तावना। तभी संविधान की प्रस्तावना इधर रख लेते हैं अपन और एक एक शब्द को प्रयोग करते चलते हैं कि कैसे संविधान में इन बातों का क्या उल्लेख है, इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं। और इसमें सबसे पहले ये दे रखा है कि भारत की प्रस्तावना है वो सबसे पहले अमेरिका में बनाई गई थी। यानी प्रस्तावना सबसे पहले संपूर्ण विश्व में, इधर तो दिख नहीं रहा होगा, प्रस्तावना विश्व में सबसे पहले यूएसए ने अपने संविधान में जोड़ी थी, उसके बाद भारत ने जोड़ी थी। तो भारत में जो संविधान में प्रस्तावना जोड़ी गई है वो यूएसए के देख के जोड़ी गई है। यूएसए के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है और वहीं से भारत ने प्रस्तावना उठाई है। तो सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख किस देश में किया गया था? यूएसए में। प्रस्तावना को क्या है कि प्रस्तावना को संविधान का जैसे मूल रूप से इंट्रोडक्शन बोल देते हैं कि संविधान का क्या है, ये इंट्रोडक्शन है, परिचय है। और एक राजनीतिक थे एन के पालकीवाला, उन्होंने तो संविधान का क्या कहा है? परिचय पत्र। तो प्रस्तावना को संविधान का क्या बताया है? परिचय पत्र बताया है। संविधान का क्या बताया है? परिचय पत्र बताया है। तो एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र बताया प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि नीचे चर्चा की गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976। तब क्या था? आपातकाल की स्थिति थी भारत में। ठीक है दोस्तों, 1976 में क्या था? आपातकाल की स्थिति थी, तभी एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। इसे अपन क्या बोलते हैं? मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोलते हैं इसको अपन? संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1976 में क्या चला था? आपातकाल। कांग्रेस पार्टी की अपने क्या थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और सत्ता में थे इंदिरा गांधी जी। ये अपन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में बताएंगे। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। नहीं, ये 3 शब्द याद रखना दोस्तों। कौन कौन से थे? पहला तो था समाजवाद, समाजवाद दिया, समाजवाद। दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। क्योंकि ऐसे अपन ने देखा था कि देश की एकता और उसके बाद में आता अखंडता, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला। तो अखंडता शब्द को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तीनों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। जब अपना संविधान लिखा गया था तब ये 3 शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। अभी देखते हैं प्रस्तावना कहाँ से निकल के आया है। प्रस्तावना निकल के आया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के उद्देशिका में। जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी, कब की थी? 13 दिसंबर को और 1946, यानी 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका पेश की गई थी, कब पेश की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 9, 11, 13 ये क्या थी? ये प्रथम बैठक थी, ये द्वितीय बैठक थी और ये तृतीय बैठक थी। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पेश किया गया। पेश किए जाने के बाद में सर्वसम्मति से क्या किया? इसको स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को एकदम सही से उद्देशिका को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। और उसी उद्देशिका से निकल के आया प्रस्तावना। और प्रस्तावना बताता है क्या? संविधान की मूल विशेषताएं, संविधान का इंट्रोडक्शन, संविधान का परिचय देता है। तो ये थी उद्देशिका की बार की थोड़ी सी जानकारी। अभी अपन देखते चलेंगे इसमें प्रस्तावना में एक एक शब्द को कि इस शब्द का क्या अर्थ है। संविधान में पूरे खुले रूप से दे रखा है कि इस शब्द का ये अर्थ है। तो अपन अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रस्तावना कहाँ से निकल के आया है? उद्देशिका से। प्रस्तावना किसका एक रूप है? उद्देशिका का। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये पूछा जा सकता है निम्न में से 42वें संविधान संशोधन में यह नहीं जोड़ा गया या फिर यह शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, नए शब्दों को बताइए। तो ये प्रस्तावना में नए और पुराने हैं, यही है, क्योंकि इसके बाद और कुछ संविधान में नहीं जोड़ा गया। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रस्तावना किस देश की विशेषता है? यूएसए की। वहाँ से भारत ने भी अपनाया है प्रस्तावना को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पहला शब्द कौन सा है। हाँ, एक ये हो रहा है कि दोस्तों ये संविधान की विशेषताओं को बताता है। तो ये संविधान की 4 प्रकार की विशेषताओं को बताता है। पहली विशेषता ये बताता है कि जो संविधान है वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा। मतलब संविधान की शक्ति का या संविधान का उन्नत होना, संविधान को बढ़ते रहना है, संविधान को मानना, उसकी शक्ति क्या होगी, तो उसके बारे में बताता है। दूसरा बताता है संविधान की प्रकृति, और तीसरा संविधान अपनाने की क्या बताता है? डेट बताता है। एक विशेषता और बताता है, हाँ, संविधान का उद्देश्य। क्या बताता है? संविधान का उद्देश्य। देखिए संविधान की प्रकृति, संविधान शक्ति, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिख रखा है संविधान शक्ति। 1 मिनट देख लेता हूँ, दिखता है रहा ना। हाँ, ये संविधान की शक्ति है, ये नहीं दिख रहा, अपन इसको नीचे लिख लेते हैं। तो 1 नंबर दे दिया इसको, संविधान शक्ति। तो दोस्तों संविधान शक्ति का मतलब बता दिया कि संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा। संविधान को बढ़ते रहना है, ऐसे नहीं एक बार संविधान लिखने के बाद उसका कोई प्रयोग नहीं होना है। संविधान शक्ति हमेशा कहाँ से प्राप्त करेगा? भारत की जनता से। तो भारत की जनता से क्या करेगा? संविधान शक्ति प्राप्त करेगा। उसके बाद में आपको पता है संविधान का उद्देश्य, जो डेट है वो दिखा रखी है 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, संविधान की डेट बता रखी है 26 नवंबर 1949। और संविधान का उद्देश्य बता रखा है कि संविधान में समता होनी चाहिए,
स्वतंत्रता होनी चाहिए और बंधुत्व और अखंडता होनी चाहिए, यानी सब मिलजुल कर रहें, समता, किसी में भेदभाव ना हो, सबकी स्वतंत्रता हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, न्याय और समता और बंधुत्व ही बोल सकते हैं। तो ये संविधान का उद्देश्य, देखिए संविधान कितना बड़ा है, और एक छोटे से में अपन ने समझ लिया कि संविधान का उद्देश्य है क्या, संविधान कहना चाहता क्या है। तो संविधान स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुत्व कहना चाहता है कि यह देश में बनी रहनी चाहिए। अभी संविधान की प्रकृति बताता है, संविधान प्रकृति क्या बताता है? संविधान प्रकृति में बताता है लोकतांत्रिक राजनीति। जो अपनी राजनीति है वो क्या होगी? लोकतांत्रिक होगी, यानी जनता एक प्रतिनिधित्व चुन के भेजेगी और वो हमेशा एक चुनाव के द्वारा भेजा जाएगा। राज्य के जैसे राज्य व्यवस्था होती है ना, वैसे नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। तो अपना क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति है, और ये संविधान की प्रकृति है। अभी अपन संविधान की प्रस्तावनाओं में एक एक शब्द को देखते चलते हैं कि कौन कौन से संविधान में जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं उनकी क्या विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन पहला जो अपना शब्द है वह देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए प्रस्तावना में सबसे पहले दे रखा है संप्रभुत्व। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले कौन सा शब्द आ गया? संप्रभुत्व। पहले शब्द आ गया कौन सा? संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व का मतलब होता ही है, क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब होता है अपना प्रभुत्व, अपना स्वयं का प्रभुत्व है। यानी संप्रभुत्व का मतलब ये होता है कि बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं है, बाहरी शक्ति हमें आके आदेश नहीं दे सकती कि आप ये कीजिए या वो कीजिए। हम डोमिनियन नहीं है, हमसे जो डोमिनियन का पहले दर्जा था वो हट गया है। अभी अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी किसी के अधिकार क्षेत्र में अपन नहीं आते हैं। हम अभी जो फैसले लेते हैं वह स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। तो अभी अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो भारत क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। ये बताया जाता है कि 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने प्राप्त की। सभी देशों को क्या है? सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है राष्ट्रमंडल की। तो राष्ट्रमंडल की क्या की थी? सदस्यता प्राप्त की थी। किसने? भारत ने। तो भारत क्या हो गया? एक देश हो गया जो अपने कार्य स्वयं करता है बिना कोई बाहरी हस्तक्षेप के। ठीक है दोस्तों, तो भारत को सदस्यता 1949 में मिली, लेकिन माना जाता है कि यह सदस्यता किसकी वजह से मिली है? ये ब्रिटेन की वजह से मिली है। तो इस सदस्यता का कारण कौन है? इस सदस्यता का कारण कौन है? ब्रिटेन। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता दिलाई है तो ब्रिटेन के नीचे भारत काम करता है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी अपनी ही संप्रभुत्व से काम करेगा। इसका राष्ट्रमंडल में सदस्यता का दिलाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका भारत का राष्ट्रमंडल की सदस्यता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि सदस्यता जिसने दिलाई उसके अंडर में अपन काम करते हैं। अभी अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो यही बात बताई गई है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यह अपनी इच्छा से किसी क्षेत्र को अर्जित कर सकता है, यानी किसी क्षेत्र को अपना सकता है, और किसी क्षेत्र से अपना दावा छोड़ सकता है, यानी किसी क्षेत्र को समर्पित कर सकता है। अर्पित भी कर सकता है, किसी क्षेत्र को समर्पित भी कर सकता है। जितने भी कार्य होंगे वह बड़ी निष्ठा से और अपने संप्रभु होके फैसले लिए जाएंगे सभी कार्यों के। तो बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यही संप्रभुत्व बताया गया है। तो भारत क्या है? संप्रभुत्व है एक। भारत संप्रभुत्व तब नहीं था जब क्या था? अंग्रेजों ने अपने पे अधिकार कर रखा था। क्योंकि तब अपने को कौन, अपनी सरकार, अपने कार्य सब कौन चलाते थे? तब अंग्रेज चलाते थे। लेकिन अभी अपन एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वह सरकार चलाता है। तो संप्रभुत्व संपन्न हो गई, जनता भी और देश भी। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है समाजवादी। अभी समाजवादी शब्द सुन के क्या मन में आता है? सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? समाजवादी सुन के सबसे पहले दिमाग में आता है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये संविधान में प्रस्तावना में नहीं लिखा गया था। तो समाजवादी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से लिया गया है। एक बात है कि दोस्तों, जैसे समाजवादी तो 42वें संविधान संशोधन में आया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया था। तो उससे पहले क्या अपना देश समाजवादी नहीं था? समाजवादी से पहले, मतलब समाजवादी तो 1976 में आया, यानी प्रस्तावना में समाजवादी तो 1976 से जोड़ा गया है। यानी इससे पहले लोग अनजान थे समाजवादी से कि समाजवादी भी कोई व्यवस्था होती है, या फिर 1976 में जानने के बाद जोड़ा गया था। ये जो प्रस्तावना जोड़ी गई है ना, जो प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ी गई है, इसका मतलब ये संविधान में जोड़ी गई है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। तो समाजवाद संविधान में क्या 1976 के बाद में जोड़ा गया है या फिर जनता को बाद में पता चला? ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए,
समाजवाद को कब कहा गया था? समाजवाद की विशेषता तो अपने संविधान में अपने जो कार्य करते हैं उनमें कब से ही दिखाई दे रही है। हाँ, संविधान सभा बनने के बाद में सरकार चुनी गई वह समाजवादी सरकार थी। अभी देखिए दो धारा, लोकतंत्र दो प्रकार से है, लोकतंत्र दो प्रकार से, एक तो साम्यवादी है, एक समाजवादी। देखिए साम्यवादी और समाजवादी लोकतंत्र हैं। तो देखिए अभी इसको समझते हैं अपन बड़े ध्यान से। समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। तो उससे पहले क्या अपना देश समाजवाद नहीं था दोस्तों? अपना देश उससे पहले भी समाजवाद था। अभी आप देख लेना था या नहीं था, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, साम्यवादी और समाजवादी। साम्यवादी जो लोकतंत्र होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि अपन लाभ प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें प्लस जनता की सेवा करें, यानी जनता के हित में सोचते हैं, तो लाभ और जनता सेवा। तो साम्यवादी में क्या है? साम्यवादी का अर्थ लेके जाएंगे अपन अब इकोनॉमिक्स में। देखिए साम्यवादी का अर्थ ये है कि जितने भी क्षेत्र हैं या फिर जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी जो कार्य संचालन के लिए आर्थिक रूप से जो मदद कर रहे हैं किसी देश की, उनका क्या कर देना? राष्ट्रीयकरण कर देना और निजी क्षेत्र के हाथ में कुछ नहीं देना, यानी निजी क्षेत्र का अलगाव रखना। अलगाव यानी दूर रखना, यानी निजी क्षेत्र क्या करेगा? कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब कुछ राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ होता है? सब कुछ सरकार अपने अंडर में ले लेगी। किसी भी उद्योग धंधे के लिए, कोई जो भी आर्थिक क्षेत्र के लिए उद्योग धंधे हैं, जितने भी देश में कार्य, देश को चलाने के लिए जितने भी मतलब इंडस्ट्री है या फिर कोई भी संस्था है, उसका सब पे अधिकार सरकार का होगा। बाजार पे भी सरकार का अधिकार होगा, वितरण पे, उत्पादन पे, सब पे सरकार का अधिकार होगा। निजी क्षेत्र से उस अधिकार को छीन लिया जाएगा तो निजी क्षेत्र इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा। तो देश की आर्थिक प्रगति के लिए निजी क्षेत्र कोई भूमिका नहीं निभाएगा, सारी भूमिका कौन निभाएगी? सरकार। उसका, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब है समाजवादी। कौन सी है? समाजवादी। समाजवादी में क्या बताया गया है? समाजवादी में उद्देश्य यही होता है कि जनता का हित। क्या होता है दोस्तों? जनता का हित। और इसमें क्या है? इसमें जितने भी इकाइयां हैं, इसमें सरकार का अर्थ हो गया यहाँ पे राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण प्लस निजी क्षेत्र, सरकार प्लस निजी क्षेत्र। ये आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी इकाई हैं उनको सरकार और निजी क्षेत्र दोनों संयोग से कार्य करके मिलकर और फिर संचालन करेंगे। तो ये कौन सा हो गया? समाजवादी लोकतंत्र। तो क्या 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 किया गया था, तो क्या उससे पहले सरकार कार्य नहीं करती थी या निजी क्षेत्र कार्य नहीं करता था? दोनों कार्य करते थे। इसलिए अपना संविधान में समाजवादी जो विचारधाराएं हैं वो पहले से ही विद्यमान है। ये सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया गया प्रस्तावना में। हालांकि सरकार ने एक 1955 में अवार्डी प्रस्ताव पास किया था। पेश किया था। अब पेश कहाँ पे करेंगे? अपन संसद में करेंगे। तो अवार्डी प्रस्ताव पेश किया था 1955 में, और उसमें यह लिखा था कि अब जो सरकार कार्य करेगी वह समाजवादी होकर करेगी। तो समाजवादी के लक्षण अपने संविधान में कभी के दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समाजवादी व्यवस्था क्या है, साम्यवादी क्या है, ये अपन ने देख ली। अपन क्या है? समाजवादी हैं। ठीक है दोस्तों, 1991 बाद में आर्थिक नीति आई थी, उसमें जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ये उदारवादी, ये सब अपनाई गई थी भूमंडलीकरण की। उसके बाद में अपनी जो समाजवादी व्यवस्था है वो लचीली हो गई, क्योंकि अपने क्षेत्र को अपने मतलब आधे से ज़्यादा निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया था। तो अपनी जो समाजवादी व्यवस्था है वह 1991 के बाद में थोड़ी लचीली हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे शब्द दिया गया है धर्मनिरपेक्ष। आगे कौन सा शब्द दिया गया है? आगे शब्द दिया गया है धर्मनिरपेक्ष। फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक। तो कौन सा धर्मनिरपेक्ष?
धर्मनिरपेक्ष। इसको देख के मन में एक ही बात आती है, क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो धर्मनिरपेक्ष तो ये कहता है कि हाँ, अब ये भी देख लेते हैं क्या 42 मतलब 1976 से पहले क्या अपना देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, या संविधान में ये संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने ये विचार नहीं किया कि अपने देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। दोस्तों, अपने देश में धर्मनिरपेक्षता पहले से मौजूद थी, क्योंकि इसके उदाहरण कहाँ पे मिलते हैं अपने को इसके उदाहरण मिलते हैं अपने मूल अधिकार में, जो अपन आगे बढ़ेंगे। मूल अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये क्या है? अपने मूल अधिकार में जो धर्म से संबंधित हैं वो सबकी बारे में चर्चा की गई है। तो धर्मनिरपेक्ष अपने देश में पहले से विद्वान हैं, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ पे समता होगी, यानी सभी धर्मों में समान व्यवहार किया जाएगा। किसी को धर्म के आधार पर ना तो मतदान से अलग किया जा सकता, ना किसी कार्यालय से अलग किया जा सकता, ना फिर किसी सरकारी कार्य है या फिर कोई दफ्तर है या फिर पब्लिक सेक्टर है, तो किसी भी पब्लिक स्थान से इनके साथ कोई धर्म से संबंधित कोई अव्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताता कि भारत का यह धर्म है। भारत में सभी प्रकार के सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई धर्मनिरपेक्षता के बारे में। अगला शब्द क्या है अपना? शब्द है अपना लोकतांत्रिक। तो अपना अगला शब्द कौन सा है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है वो देख लेते हैं, क्योंकि अपने समाजवादी के पीछे भी क्या देखा था? लोकतंत्र देखा था। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है वो देख लेते हैं अपन। हाँ, तो देखते हैं लोकतांत्रिक का अर्थ है क्या। देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित है। जो पॉलिटिक्स है, जो अपनी राज्य व्यवस्था है, वह कैसी है? लोकतांत्रिक है। अपने देश की राजनीति क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का सीधा सा अर्थ यह है कि पावर है ना, वो किसके पास है? लास्ट पावर वो किसके पास है? जनता के पास। प्रथम व आखिरी पावर जनता के पास है, यानी शक्ति जनता के पास। तो लोकतांत्रिक की शक्ति क्या है भैया? जनता। तो आखिरी या प्रथम पहली शक्ति जनता के पास है, किसकी? लोकतांत्रिक की। तो लोकतांत्रिक का अर्थ तो ये सीधा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? शक्ति जनता के हाथ में होती है, और राजतंत्र में क्या होता है? एक राजा होता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सरकार चलाता है। तो अपनी राजनीति क्या है? लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी दो प्रकार की है। दो प्रकार हैं लोकतांत्रिक राजनीति की। क्या है? दो प्रकार है लोकतांत्रिक राजनीति की। तो लोकतांत्रिक राजनीति के दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। लेकिन शासन कौन करेगा और शक्ति किसके पास है? जनता के पास। ठीक है दोस्तों, शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। तो इसमें बात किसकी हो रही है? जनता की, कि शासन जनता दो प्रकार से करेगी, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो शासन करने के तरीके दो होते हैं इसमें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। सबसे अच्छा उदाहरण क्या देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या है कि जनता अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे रूप से करती है, सीधे तरीके से करती है। तो जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे तरीके से करती है। अभी सीधे तरीके से कैसे करती है देखिए, इसकी 4 विशेषताओं के बारे में बताया गया है। पहला तो एक परिप्रेक्ष्य है, दूसरा रिकॉल की प्रक्रिया यानी वापस बुलाने की, दूसरी है वापस बुलाने की, तीसरा रेफरेंडम की है। रेफरेंडम देख लेते हैं। रेफरेंडम सॉरी हिंदी में देख लेते हैं अपन। परीक्षा वापस बुलाने की और एक इनिशिएटिव पहल है और एक जनमत संग्रह है। हिंदी में देख लेते हैं अपन, हिंदी के लिए विशेष कक्षा। तो जनमत संग्रह, पहल, परिपरीक्षा और वापस बुलाने की ये विशेषता है। जनता सीधे तरीके से करती है। जैसे परिपरीक्षा का मतलब तो होता है कि रेफरेंडम मतलब दोबारा चुनाव करवा सकती है बीच में। ऐसे नहीं है कि
किसी व्यक्ति को चुन के भेजा है, कोई व्यक्ति है वो शासन कर रहा है, मान लेते हैं। वैसे तो जनता जिसको शासन करवाती है उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, मान लेते हैं 2 साल 3 साल या 6 महीने, जितने भी वर्ष के लिए वो जाता है उसको बीच से हटाया जा सकता है। परिपक्ष का मतलब रेफरेंडम करा के दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं। रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार, जिसको भेजा था कि भाई तू हमारे पे शासन करेगा, उसको वापस बुला लिया जाता है, चाहे वो 3 दिन ही गए हों उसको सरकार चलाते हुए, या 5 दिन या 15 दिन या 20 दिन। तो जनता को ये अधिकार है, ये वापस बुला लेती है, आ जा भाई वापस आ जा। पहल है, पहल का मतलब ये होता है कि किसी को सरकार में भेजने के लिए कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी क्या कर सकता है, पहल कर सकता है। तो ये क्या है कि पहल है। और जनमत संग्रह तो आपको पता ही है, वोटिंग, तो ये सब जनता के हाथ में होता है और वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है और कभी भी हो सकता है। तो ये स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और ये लोकतांत्रिक राजनीति का एक प्रकार है। अभी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति तो जनता ही है, शासन तो जनता ही करेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। अप्रत्यक्ष रूप से यानी एक प्रतिनिधि भेजेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या है कि जनता क्या भेजेगी, एक प्रतिनिधि भेजेगी कि ये हमारा प्रतिनिधि है और ये क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रतिनिधि चुन के भेजा जाता है और वो है शासन करता है। और कौन चुनती है उसको, जनता चुनती है, क्योंकि शक्ति किसके पास है, जनता के पास है लोकतंत्र में। भी देखिए इसकी तो यह विशेषता होगी, अपनी कौन कौन सी विशेषता है, अपनी न्याय है, न्याय यानी न्याय कौन करता है, न्यायपालिका, तो उसकी क्या होगी, स्वतंत्र होगी, वो स्वतंत्र न्यायपालिका। सर्वोच्च कानून, क्या हो गया, सर्वोच्च कानून हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और वयस्क मताधिकार होगा और भेदभाव का क्या होगा, अभाव होगा। तो क्या बोल सकते हैं, समता। तो अपने देश में समता होगी। ये 4 विशेषता अपने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हैं। भारत की बता रहा हूँ, अलग अलग देशों की अलग अलग होती है, तो ये भारत की विशेषता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, सर्वोच्च कानून होगा, वयस्क मताधिकार होगा और समता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और भारत में कौन सी व्यवस्था है, भारत में अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष व्यवस्था में क्या होती है कि जनता होती है वह किसी प्रतिनिधि को चुन के भेजती है एक निश्चित समय के लिए, इसको एक प्रतिनिधि को चुन के भेजती है एक निश्चित समय के लिए। और इसमें भी अप्रत्यक्ष में भी क्या है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष में भी 2 चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। शक्ति कौन है, जनता ही है और एक क्या भेजेगी, प्रतिनिधि भेजेगी। तो प्रतिनिधि भेजेगी, उसको प्रत्यक्ष रूप से या तो अपने वोट डाल के देते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जिन प्रतिनिधियों को अपने चुना है वह उसको चुनेगी। यानी पहले तो प्रतिनिधि को चुने अपन और फिर प्रतिनिधि उसको चुने। और यहाँ पे ऐसे है कि हम अपन सीधे अपने उसको चुन लें जो अपने पे शासन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उदाहरण है यूएसए, उसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और अपने राष्ट्रपति को क्या चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अपन सोचते हैं कि अपने पे जो शासन करता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता, अपने पे शासन करने वाला राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये मानते हैं कि वो नामात्र का होता है, नामात्र का प्रधान होता है, वास्तविक कार्य तो प्रधानमंत्री करता है। लेकिन अपना जो देश का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, मतलब जो भी कार्य अपने देश में कहीं पे भी हो रहा है वो सब क्या करवा रहा है, राष्ट्रपति करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अपन क्या चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, और यूएसए में प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष भी 2 प्रकार से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष यूएसए और अप्रत्यक्ष भारत। किसको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति को, क्योंकि वो क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो ये था दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति। आगे क्या दे रखा है, हाँ आगे ये बता रखा है, अभी इसकी विशेषता बता रखी है किसकी, लोकतांत्रिक राजनीति की। बताया गया है कि लोकतांत्रिक राजनीति सामाजिक है, सामाजिक लोकतांत्रिक है और आर्थिक लोकतांत्रिक है। यानी ये बताया गया है कि अपनी जो राजनीति है वो सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है इसमें। तो अपने राजनीति में क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। क्या क्या शामिल है, सामाजिक और आर्थिक भी। ये बताया गया था कि जो अपने संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने, उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजनीति
या राजनीति लोकतंत्र। ठीक है, राजनीति लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब ये सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। तो अपना जो लोकतंत्र वो क्या है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है, दोनों है, दोनों नहीं तीनों है, राजनीति भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। तो अपना लोकतंत्र आर्थिक जितनी भी क्रियाएं उनको ही बढ़ावा देता है, समाज में जितने भी लोग रहते हैं क्रियाएं होती हैं उनको बढ़ावा देता है। राजनीति में तो लोकतंत्र आपको पता ही है। तो हमारे तीनों जगह पर क्या है, लोकतंत्र की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, जितनी आर्थिक में, सामाजिक में और राजनीतिक में। और ये साफ साफ अम्बेडकर जी ने कह दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं होगा जब तक उसमें सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। जब तक समाज को साथ लेकर नहीं चलोगे तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात इसमें अपने बुक में बताई गई थी। और एक ये बात बताई गई है कि सामाजिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, इसमें लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और सर्वनिष्ठा होनी चाहिए। सर्वनिष्ठा मतलब एक व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ समता से व्यवहार किया जाना चाहिए और उसको स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाना चाहिए ताकि वह अपना संपूर्ण विकास कर सके। ये सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता बताई। लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता और समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा, सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये सामाजिक लोकतंत्र में होने चाहिए, ये होंगे तभी अपना लोकतंत्र सामाजिक होगा। तो ये तीनों विशेषताएं अपने समाज में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र सामाजिक भी है। ठीक है दोस्तों, तो इन विशेषताओं के आधार पर अपन सामाजिक लोकतंत्र कह सकते हैं। सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर अपना राजनीतिक लोकतंत्र चल पाएगा। ठीक है, तो यह था लोकतांत्रिक राजनीति या राजनीति का लोकतंत्र। अगली विशेषता है गणतंत्र। अगली क्या विशेषता है, लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, एक एक शब्द को अच्छे से डिफाइन करके समझाया जा रहा है। अभी आप देख लो कैसा समझ में आ रहा है। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है और इस हिसाब से करवाओ। अगला शब्द है गणतंत्र। कौन सा शब्द है, गणतंत्र शब्द है। गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है वह देखते हैं। देखिए, किसी भी शासन कार्य में करने के लिए दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो राजतंत्र, एक गणतंत्र। कौन सी व्यवस्था होती है, एक तो गणतंत्र और एक राजतंत्र। और राजतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा है, ब्रिटेन। तो जो राजनीति है, मतलब शासन करने के लिए राजनीतिक लोकतंत्र, इसको दो भागों में बांटा है। और राजनीतिक लोकतंत्र के अपने बारे में पढ़ दिया था। गणतंत्र है, गणतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो राजनीतिक लोकतंत्र को दो भागों में बांटा है। एक तो राजतंत्र है और दूसरा गणतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है, शासन एक राजा चलाता है जिसे अपन क्राउन कह देते हैं, ताज कह देते हैं। तो शासन चलाने का कार्य किसके पास होता है, राजतंत्र यानी किसी राजा के पास होता है। और वह राजा किसी के द्वारा चुना नहीं जाता। राजा अपने मतलब पहले कभी जो राजा बना था उसके जो जितने भी खानदानी पुश्तें, वो सभी राजा बनती गई। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता गया, ये राजा का आगे चलता गया, संचलन होता गया। तो राजतंत्र में जनता राजा को नहीं चुन के भेजती है और राजा ही क्या है, वास्तविक प्रधान होता है उस देश का। राजतंत्र का मतलब ये होता है उस देश का वास्तविक प्रधान कौन होगा, राजा होगा। उस राजा को जनता चुन के भेजती है नहीं। हालांकि ब्रिटेन में राजतंत्र है लेकिन संपूर्ण राजतंत्र नहीं है, क्योंकि राजतंत्र राजा वहाँ पे क्या रह गया, नामात्र का रह गया। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण राजतंत्र है वो ब्रिटेन में भी दिखाई नहीं देता। गणतंत्र में क्या होती है, गणतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजती है, एक निश्चित वर्ष के लिए भेजती है, निश्चित समय के लिए भेजती है, उसके बाद दोबारा किसी नए प्रतिनिधि को भेजती है। तो ये क्या हो जाता है, गणतंत्र। यहाँ पे निरंकुश नहीं हो सकता कोई शासन, मतलब यहाँ पे गणतंत्र में निरंकुश नहीं हो सकता। निरंकुश मतलब होता है तानाशाह। तो कोई व्यक्ति गणतंत्र में तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति वह जनता से प्राप्त करेगा। और राजतंत्र में तानाशाही हो सकती है। तो यह है राजनीति लोकतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र ये कहता है कि जिसको भी विशेष अधिकार प्राप्त है, कोई मान लेते हैं कोई किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त है, चाहे वो पैसे में देख लेते हैं अपन, चाहे उसकी इज्जत देख लें, इसकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रिटी मान लेते हैं, किसी के पास संपत्ति ज़्यादा है, किसी के पास मतलब विशेष अधिकार है उसके पास, वो सबसे अलग दिखाई देता है। तो उसका क्या है, शासन में अभाव है।
यानी विशेष अधिकार की कोई भूमिका नहीं है, सब क्या होंगे, समता होगी यहाँ पे। और राजतंत्र में क्या होता था, जो महान व्यक्ति होता था जिसके पास विशेष अधिकार होता था उसको अलग उच्च पद पे बैठा दिया जाता था। यहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि किसी के पास विशेष अधिकार है तो वो उस जाके पद पे बैठ जाएगा। जनता से आखिरी शक्ति प्राप्त करेगा, तो जनता को अधिकार होगा कि इसको आगे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, शासन कार्य करने के लिए सही है या नहीं है। तो इस विशेष अधिकार का अभाव है और समता अपने को गणतंत्र में देखने को मिलती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये थी गणतंत्र की विशेषताएं। तो अभी अपन चर्चा करते हैं अपनी नया जो शब्द है वो क्या है, नया शब्द है न्याय, उसके बाद है स्वतंत्रता। तो अगला शब्द है न्याय, फिर उससे अगला है स्वतंत्रता। देखिए न्याय 3 प्रकार से है, आपने 3 प्रकार से चर्चा की थी, ये प्रस्तावना आप देख सकते हैं। प्रस्ताव में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन से कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, और कौन सा एक तीसरा है वो है राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन से की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये तीनों शब्द हैं रूस की क्रांति से लिए गए हैं। ये तीनों शब्द रूस की क्रांति से लिए गए हैं, यानी ये तीनों शब्द रूस की क्रांति जब हुई वहाँ से लिए गए हैं। रूस की क्रांति कब 1817 में हुई थी, तो 1917 में 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तब ये तीनों शब्द वहीं से निकल के आए थे और अपने संविधान सभा ने क्या किया, जितने मेंबर थे उन्होंने इन शब्द को अपनी प्रस्तावना में जोड़ दिया। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिए गए हैं। और इनका अर्थ देख लेते हैं अपन अभी क्या होता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में न्याय, यानी किसी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उसके लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके पास उससे क्या जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा और उसको न्याय मिलेगा। तो न्याय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, नहीं समाज में। और आर्थिक का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति ज़्यादा है, कम है, तो उसको कोई विशेष अधिकार नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा चाहे किसी के पास कोई संपत्ति हो। तो आर्थिक रूप से जिसके पास धन संपदा है उसका कोई उसके साथ उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। और राजनीतिक न्याय में तो आपको पता ही है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो दफ्तर हो या फिर कोई सरकारी कार्यालय हो, वो सीधा जा सकता है, उसको किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह राजनीतिक न्याय अपने संविधान में दिया गया है। आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, इस समाज में सब मिलजुल कर रहेंगे, सब बराबर है। किसी को न्याय देना होगा तो ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा कि यह इस जाति से और यह इस जाति से। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति के विकास के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में, व्यक्ति के विकास के लिए। इसके लिए व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता दी गई है। और स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 है उसमें दी गई है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विचार की, उपासना की। तो यह है विश्वास की, न्याय की, धर्म की और उपासना की, यही स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है किसके लिए, अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई व्यक्तित्व विकास के लिए। उसके बाद में संविधान क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि संविधान ने स्वतंत्रता दे दी विकास के लिए तो किसी कार्य का संचालन कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर सरकार पाबंदी या संविधान पाबंदियाँ भी लगाता है, तो संविधान रोक टोक भी करता है स्वतंत्रता में व्यक्ति के विकास के लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है अपने विकास के लिए कोई नशीला पदार्थ बेचने लगेगा और वह कहेगा मेरा तो विकास हो रहा है, मेरा घर परिवार आगे बढ़ रहा है, संपत्ति हो रही है मेरे तो ऐसा नहीं है। उस पर संविधान ने रोक टोक लगा रखी है कुछ विशेष प्रावधान ने। तो अपन 19 में देखेंगे कि यह स्वतंत्रता दी गई है और फिर इसको खींच ली गई है कि ये स्वतंत्रता आपको इतनी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन असीमित रूप से नहीं दी गई है। ना मौलिक अधिकारों में, ना नीति निर्देश में, ना प्रस्तावना में असीमित स्वतंत्रता संविधान नहीं दे रखी। तो ये संविधान का अर्थ है संविधान। और ये बता दूं कि स्वतंत्रता, समता और एक बंधुत्व होना चाहिए। ये कहाँ से निकल के आए हैं, फ्रांस की क्रांति से निकल के आए हैं 1789। ये निकल के आए हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये निकल गए हैं फ्रांस की क्रांति से। तो ये 3 शब्द कहाँ से निकल गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है फ्रांस से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति 1917 से। अगला अपना शब्द रहेगा समता। अपना अगला जो प्रस्तावना का शब्द है वह रहेगा
9 का है बंधुत्व। समता का अर्थ तो दोस्तों ये है कि समता का मतलब क्या होता है, समानता, और वह समानता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, सामाजिक में भी, राजनीतिक में भी और आर्थिक में भी। तो समानता की भी अपने जो देश है उसमें चर्चा की गई है, अपने संविधान में चर्चा की गई है अपने देश की समानता के लिए। तो समानता भी अपने को देखने को मिलती है। समता समानता का अर्थ एक विशेष क्षेत्र में नहीं बल्कि तीनों क्षेत्र में है। सामाजिक में, समाज में जितने भी लोग उनके बीच में समानता रहेगी। दूसरा आर्थिक में, किसी के साथ धन संपदा से लेकर व्यवहार नहीं किया जाएगा, अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। और तीसरी राजनीतिक समानता भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक समानता में तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जो वयस्क है उसको क्या है, मत देने का अधिकार है। और आर्थिक में जैसे 325 और 326 में, 351 क में, इनमें भी दे रखा है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने को सबके साथ समानता से व्यवहार करना है, ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये समता समानता हो गई। बंधुत्व है भाईचारा, कि अपने देश में क्या रहना है, सबको मिलजुल कर रहना है। 51 क्या कहता है कि सभी देशवासियों के साथ बंधुत्व का व्यवहार करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं मोटे मोटे तौर पे उनके बारे में अपने चर्चा कर ली है। ये टोटल शब्द दिए गए हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं। हालांकि संविधान में यह नहीं बताया गया था कि संविधान में की प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है नहीं। संविधान में यह नहीं लिख रखा था कि संविधान का इसका प्रस्तावना का संशोधन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन किया, तो उसके बाद में पता चल गया कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहले तो ये था कि नहीं, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि यह संविधान का एक प्रमुख भाग है, एक प्रमुख अंग है, तो इसमें भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसकी मूल विशेषताओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और इसकी जो मूल विशेषता है वो संविधान के मूल ढांचे में आती हैं। तो मूल ढांचे को अपन छेड़ नहीं सकते हैं, उसके साथ कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो प्रस्तावना है उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकते, बाकी अपन संशोधन कर सकते हैं। तो एक यह विशेषता याद रखनी है कि संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने प्रस्तावना का जो टॉपिक था आपने वो पढ़ लिया है। अगला अपन टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।